हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड, है ना। और आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं बल और बलों के वर्गीकरण के बारे में, है ना। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं बल हम किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा हम कैसे देते हैं, है ना। वैसे बच्चों हम बल शब्द सुन के हमको समझ तो रहा है कि बल हम किसे कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों हमने किसी वस्तु को ऐसे उठा लिया तो हम आप उसको बोल दोगे कि हमने उस पर बल लगाया। हम ऐसे किसी वस्तु को ऐसे छोड़ दे जो पृथ्वी की ओर गिरने लगेगा, हम कहेंगे पृथ्वी की ने उस पर बल लगाई, है ना। तो बल को जो हम समझ पा रहे हैं, हमारे दिमाग में उसकी इमेज बनी है कि किसको हम बल कहेंगे। हम किसी वस्तु को धकेल देते हैं, ऐसे वस्तु आगे चली जाती है, हम कहेंगे कि हमने वहां बल लगा दिया है ना। चलो अब हम उसकी परिभाषा बनाना सीखते हैं जो कि बल क्या है वास्तव में, है ना। तो बल की परिभाषा जो उसके प्रभाव के आधार पर दी जाती है। जैसे बल क्या क्या कर सकता है ना। तो उदाहरण के लिए अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल लगाने पर वस्तु जो क्या हो, स्थिर हो, है ना, स्थिर अवस्था में हो। तो अगर हमने उस पर बल लगाया तो बल लगाने पर वो किस में आ जाएगी, गति में, है ना। या अगर वस्तु गतिमान हो और गतिमान वस्तु पर हमने बल ऐसे लगा दिया तो वस्तु क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो क्या देखा हमने कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल स्थिर अवस्था को गतिशील अवस्था में, गतिशील अवस्था से वस्तु को विराम अवस्था में या स्थिर अवस्था में ले आता है। ओके। और इसके अलावा बल क्या कर सकता है, तो बल वस्तु की गति की दिशा भी बदल सकता है। या और क्या कर सकता है, तो उदाहरण के लिए बच्चों हम किसी वस्तु को, जैसे हमारे पास रबर की एक बॉल है, ऐसे हम उसको ऐसे बल लगाए तो क्या होगी, दब जाएगी। दब जाएगी मतलब उसका आकार बदल जाएगा, आकृति बदल जाएगी। तो इस प्रकार बल क्या क्या कर सकता है, तो स्थिर वस्तु को गतिशील अवस्था में ले आएगा या लाने की कोशिश करेगा, और गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में ले आएगा या लाने की कोशिश करेगा। यह वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने की कोशिश करेगा। तो बस इसी को हमने उसकी परिभाषा बना दी बच्चों। तो बल एक बाह्य कारक है जो गति वस्तु की स्थिर अवस्था में, गतिशील अवस्था में या आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है या करने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है। तो उस कारक को हम बल कहते हैं बच्चों, है ना। तो ये तो जो होगी परिभाषा बल की, कि बल एक बाह्य कारक है जो वस्तु को गतिशील, वस्तु की गतिशील अवस्था, स्थिर अवस्था और आकृति और आकार में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। ओके। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हम कि हमें कितने बल प्रकृति में प्राप्त है बच्चों। तो अगर मैं आपसे कुछ उदाहरण पूछूं तो आप उनको बहुत से उदाहरण बता सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए हम किसी वस्तु को ऐसे उठा रहे हैं, है ना, इस प्रकार से, तो आप कह दोगे कि मांसपेशियों के कारण एक बल लगा है ना, मतलब जिसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं बच्चों। ओके। दूसरा बच्चों यहाँ पर कि ठीक है, अगर मैं किसी वस्तु को बच्चों ऐसे यहाँ ऐसे छोड़ दूं, ये वस्तु नीचे गिर गई, ठीक है, तो आप कहोगे कि पृथ्वी ने उसको और अपनी ओर खींच लिया, गुरुत्वीय बल आप कहोगे, ठीक है। अगर हम कहें बच्चों पृथ्वी सूर्य के परितः चक्र लगा रही है तो पृथ्वी सूर्य के परितः क्यों बंधी हुई है ना, किसने उसको बांध के रखा है, तो आप कहोगे सूर्य ने पृथ्वी को अपनी ओर एक बल से खींच के रखा है। ओके। फिर आप कहोगे बच्चों जैसे, है ना, हम वस्तु को, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, घर्षण बोल सकते हो। जो हम जब किसी वस्तु को, एक वस्तु को दूसरी वस्तु पे चलाते हैं तो उनके बीच में घर्षण बल लगता है। तो घर्षण बल एक उदाहरण हो गया, वस्तु के नीचे गिरने में गुरुत्वीय बल एक उदाहरण हो गया, ठीक है। और हम कहें तो यहाँ पर जैसे, ठीक है, दो आवेशों को रख दे जो हम, ठीक है, तो आवेशों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लग जाएगा, है ना। या एक और सिंपल सा उदाहरण कहें तो कि जैसे हम एक ये लेते चौक, इसके अगर हम बारीक कण बनाएं तो चौक के कण नीचे गिर जाएंगे, तो वो गुरुत्वीय बल हम उसका कारण बोलेंगे कि गुरुत्वीय बल है। अब अगर हम इस चौक को यहाँ ऐसे चला दें तो, ठीक है, तो क्या होगा, चौक के कण बोर्ड पर चिपक गए, अब वो नीचे नहीं गिर रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई और बल भी है प्रकृति में गुरुत्वीय बल के अतिरिक्त जिसने इन कणों को नीचे नहीं गिरने दिया, है ना। तो ये जितनी भी हमने सारे एग्जाम्पल देखे जो बहुत सारे, घर्षण बल का, गुरुत्वीय बल का, आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत बल का, है ना, और यहाँ पर कहें तो हम श्यान बल मतलब जब द्रव प्रवाहित होता है, तो जैसे ये द्रव है तो, है ना, ऐसे हम शो करते हैं इसको, तो द्रव ऐसे प्रवाहित हो रहा है ये सब इधर, तो द्रव के, है ना, परतें जो होती है, द्रव की परतें
उन परतों में अणुओं के बीच में भी घर्षण बल लगता है जो, तो इस घर्षण बल को हम क्या बोलते हैं, श्यान बल। तो इस तरह से हम बहुत सारे बलों के उदाहरण बता सकते हैं, श्यान बल, घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, ठीक है, आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत बल। ओके, और बहुत सारे हम बल एग्जाम्पल में पढ़ते रहेंगे आगे, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन और ये सारी बातें। तो ठीक है, अब यहाँ पर जो कि ऐसे तो अनेक बल यहाँ पर हमको प्रकृति में उसके उदाहरण देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो अगर हम इन सभी बलों का अध्ययन करते चले तो हम पाएंगे कि ये जितने भी बल के हमने उदाहरण दिए हैं उन बलों के पीछे सिर्फ 4 बल ही उनके उत्पन्न करने वाले हैं, है ना। मतलब जितने भी बल हमने कहे, श्यान बल, घर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वीय बल, है ना, आवेशों के बीच में लगने वाला बल, तो ये सब कि सब जो अगर हम इनका और अध्ययन करते जाए डिटेल में, जैसे हमने कहा मांसपेशियों के लगने वाला बल, तो अगर हम मांसपेशियों के कारण बल क्यों उत्पन्न हुआ है, कैसे उत्पन्न हुआ है, तो उसका कारण अगर हम जानते जाएंगे तो हम ये पाएंगे कि वो बल आवेशों के कारण उत्पन्न हुआ है हमारे शरीर में, है ना। जो आवेशित कण है उनके बीच में आकर्षण, है ना, अणु और परमाणु उनके कारण लगा है ना। दूसरा हमने उदाहरण दिया था, ये चौक को हमने इस पे चलाया, तो चौक और का जो बोर्ड के कारण है उसके बीच में जो बल लगा है, उसका बल का कारण भी अगर हम जानते चले कि कहाँ कैसे लगा, तो हम पाएंगे उसका ये जो बल है दोनों के बीच में, चौक और बोर्ड के बीच में, इसका रीजन भी क्या है, आवेशों के बीच लगने वाला बल, है ना। ठीक है, अब हमने दूसरा उदाहरण दिया, जैसे पृथ्वी, यहाँ पर वस्तु नीचे गिर रही है, तो इसका कारण कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी सूर्य के परितः चक्र लगा रही है, इसका कारण कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम सभी बलों का अगर अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करके हमने ये जान लिया है जो आज कि इन सभी बलों के पीछे या ये सभी बल मिलकर, है ना, किन से बल बने हुए हैं, किन से उत्पन्न हुए होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल से, या तो कुछ बल किससे मिलकर बने होंगे, विद्युत चुंबकीय बल से, या कुछ बल किसके कारण बना होगा, प्रबल नाभिकीय बल या दुर्बल नाभिकीय बल। तो इस तरह से प्रकृति में जो ये 4 बल ही मूल बल है, इन 4 बलों से ही अन्य बल बने होंगे, है ना। तो यहाँ पर इसलिए हमने उनका वर्गीकरण कर दिया, क्या कि ये जो 4 बल है इन बलों से ही मिलकर अन्य बल बने हैं, और ये बल निरपेक्ष रूप से एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और निरपेक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं, मतलब ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। गुरुत्वाकर्षण बल अपना अपना कार्य कर रहा है जो वो आवेशों या विद्युत चुंबकीय बल से प्रभावित नहीं होगा, है ना। मतलब उसका जो मान है वो विद्युत चुंबकीय बल के मान से प्रभावित नहीं होगा, है ना। अगर हमने कहा कि 2 न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है 2 वस्तुओं के बीच में, तो वहां पर 3 न्यूटन प्रति विद्युत चुंबकीय बल लग रहा है, तो ये 3 न्यूटन इसको 2 न्यूटन को प्रभावित नहीं करेगा। हम जब भी पाएंगे तो हम पाएंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल 2 न्यूटन ही है और विद्युत चुंबकीय बल 3 न्यूटन ही है। ऐसा नहीं होगा कि चुंबकीय बल 2-3 न्यूटन लगने लग गया तो ये कम हो गया, 2 से घटकर 1 हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा नहीं होगा। मतलब प्रकृति में ये बल एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, ये अपने निरपेक्ष रूप से कार्य करते हैं और इन्हीं से मिलकर अन्य बल बने हुए हैं। तो ऐसे बलों को हम क्या कह देते हैं, मूल बल। तो मूल बल समझ में आया, मतलब वर्गीकरण हमने किस आधार पे किया, ठीक है, कि जिनसे सारे बल मिलकर बने हैं, सभी बल मिलकर बने हैं, उनको हमने मूल बल कह दिया। और जो दूसरे बलों से बने हुए हैं, दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं, जैसे घर्षण बल, श्यान बल। घर्षण बल का हम अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे घर्षण बल अणुओं के बीच में लगने वाले बल के कारण है, आवेशों के कारण लगने वाले बल के कारण है। श्यान बल का हम अध्ययन करेंगे, तो श्यान बल का अध्ययन हम करेंगे तो हम पाएंगे द्रव की परतों के बीच में लगने वाला श्यान बल आवेशों के कारण लगने वाला बल है ना। तो इस प्रकार से कुछ बल दूसरे बलों से मिलके बने हैं जो, है ना, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न बल, है ना, मूल बल और व्युत्पन्न बल। तो यहाँ पर जो ये हुआ उसका वर्गीकरण। मूल बल फिर से देख ले कि जो प्रकृति में, है ना, निरपेक्ष रूप से कार्य करते हैं, जिनके कारण प्रकृति में अन्य बल उत्पन्न हुए हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, ऐसे बलों को हम मूल बल कहते हैं। और ये 4 बल है जो, है ना, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय, ठीक है। और फिर व्युत्पन्न बल जो अन्य बलों से मिलकर, मूल बलों से मिलकर बने होते हैं, वो व्युत्पन्न बल कहलाते हैं। जैसे, ठीक है, श्यान बल,
घर्षण बल, ओके, ये सारी बातें जो, ओके ना। चलिए, तो ये रहा मूल बल। अब इसके बारे में जो हम यहाँ पर थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन बेस पे हम इनको पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे जो हम, क्योंकि ये हम जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमको एक अलग से चैप्टर है इस, है ना, उस पर हम इसी में 11 में उस वहां डिटेल में पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय बल के बारे में हम, है ना, विद्युत चुंबकीय और प्रबल नाभिकीय बल ये हम 12th में पढ़ेंगे, है ना। और दुर्बल नाभिकीय बल जो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है स्कूल लेवल पर, ओके, ये क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है जो, ओके। तो इसलिए यहाँ हम सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन की तरह देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है, किस तरह से उसकी प्रकृति है ना। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे देखते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर उनका इंट्रोडक्शन के ना। गुरुत्वाकर्षण बल ये कुछ सामान्य विशेषताएं वो उनकी देखेंगे ना, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, तो मोटे तौर पे हम यहाँ पढ़ेंगे ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा अगला है गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो किसे कहते हैं, तो हमें पता है जो कि ब्रह्मांड में जितने भी द्रव्यमान वाले कण हैं, द्रव्यमान जिनके पास द्रव्यमान है, उन कणों के बीच में सदैव एक आकर्षण बल लगता है। उसी आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, है ना। और इस आकर्षण बल का जो सूत्र है, ठीक है, वो होता है G(m1m2) अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। जहां पर जो m1 m2 क्या रहेगा, दोनों पिंडों के द्रव्यमान, है ना, और r उनके बीच की दूरी, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो जहाँ g जो है ना, g क्या रहेगा, एक नियतांक रहेगा, है ना। g नियतांक रहेगा और इसका मान होता है 6.67 10⁻⁻11 और यूनिट आएगी उसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ओके। ये अब यहाँ जो ये गुरुत्वाकर्षण बल ये सब हमको आगे वाले गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में पढ़ना है डिटेल में, इसलिए हम यहाँ सिर्फ सूत्र ध्यान में रख लो, कैसे आया क्या आया ये अब हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे आगे, ये सूत्र कहाँ से आया ऐसे, है ना। चलिए, तो ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। इसकी कारण अगर हम कहें जो, है ना, इसका रीजन बताए, ठीक है, तो वास्तव में जो ठीक है, कोई भी बल जो लगता है, मतलब वैज्ञानिकों का जो मानना ये है, उनकी, है ना, थ्योरी ये है कि जो भी बल लगते हैं, चाहे वो प्रबल नाभिकीय बल हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो, ये बल हो, तो दो वस्तुओं के बीच में किसी न किसी कण के आदान प्रदान के कारण ही बल लगते हैं, है ना। मतलब जैसे उदाहरण के लिए जो ये एक वस्तु है और ये एक द्रव्यमान है, एक द्रव्यमान ये, तो इनके बीच में बल लगने का कारण क्या है, तो यहाँ पर जो जैसे नाभिकीय बल हो गए, है ना, और विद्युत चुंबकीय बल हो गए, जैसे हमने कहा दो आवेश है जो यहाँ पर, इन आवेशों के बीच में क्या लगता है, बल लगता है। तो ये बल क्यों लग रहा है, उसका कारण वैज्ञानिकों ने जाना, तो यहाँ पाया जो कि इनके बीच में किसका आदान प्रदान होता है, जो फोटॉन्स का, है ना, ऐसे कणों के कारण फोटॉन्स का। फिर जो प्रबल नाभिकीय बल है उसमें मेसॉन्स का, इनका, ठीक है, क्या होता है, आदान प्रदान। तो इसी तरह जो वैज्ञानिक अभी किसके बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण की खोज में लगे हुए हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगता है, कौन से कण का वहां आदान प्रदान होता है, जो जैसे एक वस्तु रखी है यहाँ, दूसरी वस्तु, तो इनके बीच में कौन से कणों का आदान प्रदान होगा कि गुरुत्वीय बल बन जाता है, आकर्षण बल बन जाता है ना। तो ये पॉइंट अभी भी जो रिसर्च पर है ना। जैसे हमें दूसरे बलों के कारण तो समझ में आ गए, है ना, दूसरे बल जैसे 3 जो बल है उनके कारण हमें समझ में आ गए हैं, वैज्ञानिक उसकी खोज कर चुके हैं कि इस कण के कारण, इस ऊर्जा के कारण यहाँ पर इनके बीच में बल लगता है। लेकिन जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके अभी भी जो रिसर्च स्टार्ट है, इस पर अभी भी रिसर्च की जा रही है कि इसका एक्चुअल रीजन जो क्या है। लेकिन फिर भी यहाँ पर परिकल्पना के लिए जो क्या माना गया है कि, है ना, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, किसके कारण लगता है, गुरुत्वाकर्षण
बल, ठीक है, ग्रेविटॉन्स, है ना, मैं इंग्लिश में लिख दिया उसको ग्रेविटॉन्स, ठीक, कणों के, है ना, आदान प्रदान के कारण लगता है, आदान प्रदान के कारण बनता है या लगता है। मतलब दो वस्तु अगर एक दूसरे पर क्या लगा रही होगी, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही होगी, तो वहां ऐसा माना गया जा रहा है अभी, ठीक है, ये इसको लिख भी दे दो, ये सिर्फ क्या है, परिकल्पना है। अभी ये सैद्धांतिक रूप से प्रूफ, मतलब है ना, प्रूफ नहीं हुआ है एग्जैक्टली, फिर भी हमने हमारे नॉलेज के लिए इसको पढ़ लिया है जो, ओके ना, मतलब ये नहीं समझना कि एग्जैक्टली यही रीजन होगा, अभी ये रिसर्च का टॉपिक है, ठीक है, फिर भी हमने हमारे नॉलेज के लिए इसे पढ़ लिया कि क्यों लगता है ना, क्योंकि हमें यहाँ उनको कारण इन सभी आधार पे इनका अध्ययन कर रहे हैं, है ना। फिर इस बल की जो प्रकृति क्या होगी, है ना, तो प्रकृति मतलब आकर्षण होगा या प्रत्याकर्षण होगा, तो सदैव कैसा होता है, आकर्षणात्मक, सदैव कैसा रहेगा, आकर्षणात्मक होता है, ठीक है। मतलब जैसे विद्युत बल जो है, आवेश और धन आवेश और इनके बीच में हमें पता है कि धन आवेश और ऋण आवेश इनके बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, है ना, मतलब विद्युत चुंबकीय बल प्रतिकर्षण हो सकता है, ये सदैव कैसा रहेगा, आकर्षणात्मक रहेगा, है ना। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कैसा बल है ये, ठीक है, कहाँ पर कार्य करता है ना। चलो पहले तो हम उसका स्रोत लिख देते हो, स्रोत, ठीक है, स्रोत मतलब किससे उत्पन्न होता है, ठीक है, तो स्रोत मतलब द्रव्यमान से, है ना। अगर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के कारण ये बल उत्पन्न हो जाएगा, लगने लग जाएगा, प्रकृति में ये, है ना, एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, तो अस्तित्व में आ जाएगा। तो इसका स्रोत क्या है, तो द्रव्यमान, ठीक है। दूसरा जो किन के बीच में लगता है, ठीक है, किन के बीच लगता है ना, ये हम कुछ ऐसे देख रहे हैं, किन के बीच लगता है, तो क्या कहा हमने, किसके बीच में ही लगता है, द्रव्यमान के बीच में ही लगता है, ओके। इसकी प्रकृति क्या रहेगी, है ना, प्रकृति क्या रहेगी, तो हम लिखेंगे जो ये सदैव आकर्षणात्मक होता है ना, हमेशा आकर्षणात्मक रहेगा जो, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर इसका परास क्या रहेगा, रेंज क्या रहेगी, कहाँ तक लगेगा ये, तो अनंत तक लगता है ना, अनंत, मतलब कैसा फोर्स है ना, परास, ये ऐसा लिख दो जो दूरस्थ बल है, ठीक है। दूरस्थ मतलब इंग्लिश में हम लिखे लॉन्ग रेंज फोर्स, ओके, मतलब क्या समझोगे आप, अनंत तक लगेगा, है ना, परास। और इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ को मतलब यहाँ लिख दो जो हम उसकी, ठीक है, उसकी शक्ति लिख देते हैं, है ना, प्रबलता लिख देते हैं, ऐसा कितना प्रबल है, तो प्रबलता अगर हम इसकी 1 मान रहे हैं, है ना, मतलब इसकी तुलना में हम दूसरे की बताएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है, ठीक है, द्रव्यमान पिंडों के बीच में लगने वाला बल है। कारण अगर हम कहें तो ग्रेविटॉन्स कणों के आदान प्रदान के कारण लगता है, ये कण जो अदृश्य होते हैं ऐसा माना जा रहा है अभी, है ना। फिर स्रोत क्या है, द्रव्यमान किन के बीच लगता है, द्रव्यमान की प्रकृति क्या है, सदैव आकर्षण, दूरस्थ बल है, और प्रबलता सापेक्षिक प्रबलता तो एक है उसकी, है ना। अब इसकी कुछ और विशेषताएं देख ले जो हम, ठीक है, इसकी कुछ और विशेषताएं देखनी है ना। तो कैसा बल है ये, केंद्रीय बल ना, केंद्रीय बल है, ओके। केंद्रीय बल मतलब दो, है ना, दोनों पिंडों को, है ना, या ऐसे बोले जो कहां से उत्पन्न होने वाला है, द्रव्यमान
पिंडों के केंद्र से उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब कहा ऐसे हमने कहा कि ये, ठीक है, एक द्रव्यमान एक कण ये है ना, जैसे उदाहरण के लिए एक बड़ा पिंड है यहाँ, एक छोटा पिंड, इनके बीच में आकर्षण लगेगा, है ना। तो आकर्षण लगेगा जो, तो मान लो ये दोनों पास पास में आ गई, यहाँ आ गई, ओके, है ना। ये चलो ऐसे ये वाले उदाहरण से समझो। हमने कहा ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर एक वस्तु हमने इसे उठा के रखी है ना, तो क्या होगा, पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचेगी, वो नीचे आएगा, तो पृथ्वी के तल पर आ गया, ओके। तो क्या यहाँ बल, आकर्षण बल लग रहा है मुझे यहाँ पे, है ना। तो क्या यहाँ अब वो वस्तु उसको टिक गई है, पृथ्वी के सतह पर आ गई है, तो क्या बल लगना बंद हो जाएगा, है ना। इस वस्तु पे बल कहाँ तक लगता रहेगा, जब तक कि वस्तु कहाँ तक नहीं पहुंच जाती, केंद्र तक, है ना। वस्तु कहाँ पहुंच जाएगी, जो वस्तु इसके केंद्र तक भी पहुंच गई, तब भी उस पर क्या लगेगा, आकर्षण बल, है ना। इसलिए कैसा बल है, केंद्रीय बल, केंद्र से उत्पन्न होने वाला, दोनों वस्तुओं के केंद्र पर लगेगा, मतलब इसके केंद्र से और इसके केंद्र के, ओके, केंद्रीय बल है। फिर दूसरा है जो संरक्षी बल है ना। ये सामान्य विशेषता बच्चा हम उसके देख रहे हैं। संरक्षी बल मतलब जो, ठीक है, मार्ग पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, किसको बोलते हैं हम, जिसके द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, जिसके द्वारा किया गया कार्य किस पर नहीं निर्भर करेगा, विस्थापन के मार्ग पर, विस्थापन के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ऐसे बल को हम संरक्षी बल बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ऐसे समझो, हमने कहा क्यों, हमने एक पिंड है, इस पिंड ये गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिर रहा है, यहां से यहां, ओके। तो पहले केस में वो ए से बी तक गिर रहा है, आया समझ, मतलब ये स्थिति ए है, ये स्थिति बी है, ओके। इस वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, मतलब कौन सा बल लग रहा है यहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण बल। अब यही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये वस्तु ऐसे ऐसे घूमकर यहाँ आती है ना, और कहां पर ही पहुंचती है, स्थिति बी पर, है ना। पहले केस में क्या हुआ, गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु ऐसे आई, सीधे सीधे नीचे आ गई। अब मान लो यहाँ वस्तु ऐसे आ गई है, गुरुत्वीय बल उनको अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन वो बल, वस्तु ऐसे ऐसे आ रही है ना। ये ऊंचाई उतनी ही है, h ऊंचाई है, कितनी ही ऊंचाई तक ही आई है वस्तु, ठीक है। तब यहाँ मैं पूछता हूँ जो कार्य किस में ज्यादा हुआ होगा, गुरुत्वीय बल ने कौन से केस में ज्यादा कार्य किया होगा, यहाँ कि यहाँ, ओके। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, जो ये दोनों कार्य बराबर रहेंगे, पहली स्थिति में और दूसरी स्थिति में। क्यों ऐसा, अब इसकी भी जो सिद्धता हम आगे पढ़ेंगे, जब हम ये वहाँ संरक्षी बल और इसको हम और डिटेल में वहां पढ़ेंगे। तो अभी ध्यान, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया, मतलब यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ विस्थापन सीधे सीधे हुआ, यहाँ विस्थापन ऐसे हुआ, तो यहाँ जो कार्य है वो विस्थापन के मार्ग पर निर्भर नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसे बल को हम संरक्षी बल कहते हैं, जो ओके। ये संरक्षी बल हो गया, ठीक है। तीसरा जो है ना, केंद्रीय बल, संरक्षी बल, और है ना कैसा बल हो जाएगा, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ये ऐसे लिख दो पहले, निर्वात में भी कार्यरत रहता है, निर्वात में भी कार्यरत रहता है। इसका मतलब कि जैसे दो वस्तुएं आपस में किसी, है ना, डायरेक्टली जुड़ी हो या नहीं जुड़ी हो। उदाहरण के लिए हमने कहा जो एक पहला द्रव्यमान है ना, एक द्रव्यमान ये है, ओके, और ये दूसरा द्रव्यमान है। अब हमने इनको एक तार से जोड़ दिया, एक तार से जोड़ दिया, एक वायर से जोड़ दिया, एक रॉड से जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया, तो ये जुड़ी हुई है ना। तो हम कहेंगे इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ठीक है।
अब अगर हम इनको नहीं भी जोड़े, ओके, तो क्या इनके बीच में बल नहीं लगेगा? तब भी लगेगा। मतलब ये, ठीक है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है बल पहुंचाने के लिए, है ना। बल पहुंचाने के लिए यहाँ किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। बिना माध्यम के भी बल यहाँ कार्य कर सकता है, निर्वात में भी कार्य कर सकता है। जैसे एक उदाहरण दीजिए बच्चों, है ना, एक उदाहरण देते हैं, है ना। हमें क्या करना है बच्चों, जैसे हमको मान लो हमें एक दरवाजा खोलना है, ओपन करना है ऐसा, तो हम क्या करेंगे, हमको बल लगाना है। तो हम, हमारे पास एक तरीका ये है कि हम दरवाजे को खुद जाकर खोल दें, है ना, या एक रस्सी बांधकर दरवाजे को दूर से खींच लें, तो हमारा बल रस्सी के द्वारा पहुंच जाएगा। तो हमारा, अब आप ऐसे इमेजिन करो कि मैं बोलता हूँ आप यहाँ खड़े रहकर बिना किसी सहायता के, मतलब ना वहां जाकर ना किसी और चीज की सहायता से दरवाजा खोल दीजिए ऐसा, क्या आप खोल पाएंगे फिर दरवाजा? हम अपना बल वहां तक नहीं पहुंचा पाएंगे। क्यों? हमारे बल को वहां तक पहुंचने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता है, रस्सी के द्वारा, छड़ के द्वारा, रॉड के द्वारा, ऐसा कहा है ना। लेकिन इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, बिना माध्यम के भी ये बल पहुंच सकता है जो, है ना, दूसरे पिंड तक। तो निर्वात में भी कार्यरत रहता है जो, ठीक है। ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है ना। माध्यम पर निर्भर नहीं करता मतलब क्या, कि जैसे हमने कहा जो ये दो वस्तु है ना, इनके बीच में क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। मैंने कहा आपको कितना गुरुत्वाकर्षण बल, 5 न्यूटन। ओके, अब अगर हम यहाँ दूसरा पिन लाके रख दें, ओके, ये पहला पिन था, दूसरा पिन था, तो पहले और दूसरे के बीच में हमने बल निकाला, पहले और दूसरे के बीच में 5 न्यूटन। अब हमने वहां तीसरा पिन रख दिया, बीच में कहीं रख दिया या कहीं और रख दिया, ओके, तब हम अभी भी पहले और दूसरे के बीच में बल निकालेंगे तो वो 5 न्यूटन ही आएगा। मतलब पिंडों के बीच में कौन सी वस्तु है, कौन सा माध्यम है, वो पानी में रखे हैं, वायु में रखे हैं या कहाँ रखे हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बल का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता है जो, है ना। तो ये उसकी कुछ मोटी मोटी जो हमने विशेषताएं देखी है ना। ये संरक्षी बल है, निर्वात में भी कार्य कर सकता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है ना। तो ये चल, इसके उदाहरण लिख दो, एक दो, ठीक है। कहाँ देखने को मिलता है इसका प्रभाव, जो पृथ्वी का, है ना, चंद्रमा के परिता, है ना, परिक्रमण करना, सूर्य के परिक्रमण करना, है ना। ये जो किस, उसका एक उदाहरण, वो सारा उदाहरण ले सकते हो, वस्तु का नीचे गिरना, बारिश का नीचे गिरना, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल जो, उसका मोटा मोटा हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन। वैसे हम इस पे एक हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है, वहां पर इसको डिटेल में पढ़ने वाले, है ना। तो ध्यान रखिए, स्रोत क्या है, द्रव्यमान किनके बीच लगता है, द्रव्यमान के बीच। प्रकृति क्या है, सदैव आकर्षणात्मक। परास क्या है, दूरस्थ बल है। प्रबलता कितनी है, 1। प्रबलता मतलब जो, ठीक है, सापेक्षिक प्रबलता, इसको आप लिख देना यहाँ पे, है ना। यहाँ क्या लिख दोगे इसको, सापेक्षिक प्रबलता, है ना। मतलब दूसरों की तुलना में इसकी प्रबलता हम अभी 1 मानकर चल रहे हैं, ओके, 1, ठीक है। तो फिर दूसरों की हम इससे तुलना करके बताएंगे। चलिए इतना नोट कर लीजिए, तो फिर हम अगला देखते हैं। चलिए जो है ना, अब हम यहाँ पर समझते हैं दूसरा बल, जो विद्युत चुंबकीय बल, है ना। तो विद्युत चुंबकीय बल जो कब लगता है ना, या कैसे बनता है। तो जैसे हमने पढ़ा है जो आवेश के बारे में आप जानते हो, है ना, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, है ना। आवेश जो कैसा है, स्थिर आवेश, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये है, तो ये स्थिर आवेश है ना। इस आवेश के पास में जो हम किसी दूसरे आवेश को लाते हैं, है ना, छोटी सी इसमें समझना चाहिए, स्थिर आवेश है। तो अगर हम इसके पास दूसरे आवेश को लाए तो वो किस पर, है ना, अन्य स्थिर आवेश। तो इस स्थिर आवेश पर भी क्या लगा देगा,
बल लगा देगा, है ना। हम इसको यहाँ रखे, यहाँ रखे, कहीं पर भी रखे, यहाँ पर भी बल लगाएगा, यहाँ पर भी बल। तो ये जो हमारा स्थिर आवेश है ना, ये वाला, ये अपने आसपास एक ऐसा क्षेत्र बना देगा जिसमें अगर कोई दूसरा स्थिर आवेश हो तो इस स्थिर आवेश के कारण क्या लग जाएगा, अन्य आवेश पे बल लगेगा। स्थिर आवेश अपने आसपास ऐसा क्षेत्र बना देगा जिस क्षेत्र में हम दूसरे आवेश को लाते हैं तो उस पर बल लगता है। तो ऐसे क्षेत्र को जो हम बोल देते हैं विद्युत क्षेत्र, है ना। अब यदि जो ये आवेश है ना, यहाँ पर देखें, ये तो स्थिर आवेश की बात हो गई कि ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, है ना। अब अगर यही आवेश गति करने लग जाए, इस तरह से गति कर रहा हूं मान लो, है ना, तो जब वो गति करता है, ठीक है, पहले हमने क्या देखा, पहले स्थिर था, जो स्थिर था तो स्थिर होने के कारण मान लिया उसने एक बल लगाया, उसको हमने Fe से दर्शा दिया। इसे हमने कौन सा बल बोल दिया बच्चों, विद्युत बल। ये किसी एक दिशा में लग रहा होगा, है ना, किसी एक दिशा में लग रहा होगा। ओके, अब ये जो स्थिर आवेश था पहले, अब ये गति करने लग गया, गति करने लग गया, गतिमान हो गया, इधर गति करने लग गया मान लो, है ना। समझने के लिए बेटा अभी अब समझो, तो ये गतिमान जैसे ही गति आवेश क्या करने लगे, गति करने लगेगा, तो ये पहले वाला बल तो लगाएगा ही, विद्युत बल, एक और नया बल लगा देगा इस आवेश पे, है ना। जो बिंदु ए पर आवेश रखा उस पे विद्युत बल तो लगाएगा ही, लेकिन गति में आने के कारण एक नया और बल लगा देगा जिसकी दिशा इस बल की दिशा की, है ना, लंबवत होगी, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा जो कि पहले ये स्थिर आवेश था तो एक बल लगा रहा था विद्युत बल, जब वो गतिमान हो गया तो एक दूसरी दिशा में बल लगाने लग गया, ठीक है। तो फिर उस बल को नाम दिया गया चुंबकीय बल। और क्या पाया गया कि जब ये गति करता है तो एक नया क्षेत्र और बना देता है जिसे हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। जो क्या समझ में हमको यहाँ बात इससे कि एक आवेश स्थिर हो तो वह अपने पास एक विद्युत क्षेत्र बना देगा, तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण एक आवेश पे अन्य आवेश पर एक बल लगेगा। फिर अगर वही आवेश गति करने लग जाए तो वो अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र बना देगा। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी उस आवेश पर एक दूसरा बल लग जाएगा, चुंबकीय बल। तो यहाँ इस विद्युत बल और चुंबकीय बल का जो परिणामी बल होगा, या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो परिणामी बल लगेगा, या विद्युत गुणों और चुंबकीय गुणों के कारण जो परिणामी बल लगेगा, उसे हम क्या कहते हैं, जो विद्युत चुंबकीय बल। आया समझ में? विद्युत चुंबकीय बल मतलब कैसे लगता है कि आवेश स्थिर हो तो वो विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल लगाएगा, गति करने लग गया हो तो फिर एक नया बल और उत्पन्न कर देगा, चुंबकीय बल। तो इनका सभी का प्रभावी जो बल लगेगा उसे हम विद्युत चुंबकीय बल बोलते हैं। मतलब सीधे सीधे बोलो जो किसका परिणामी, विद्युत बल और चुंबकीय बल का परिणामी, उन दोनों के कारण लगने वाला जो बल होगा उसे हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, है ना। तो विद्युत चुंबकीय बल किसके बीच में लगता है, आवेशों के बीच में लगता है। किस पर लगता है, आवेशों पे लगता है। तो यहाँ पर जो हम उसमें से विद्युत बल का मान बता रहे हैं, है ना। विद्युत चुंबकीय बल दोनों मिक्स नहीं है, केवल विद्युत बल की बात सूत्र हमने यहाँ लिखा है ना। विद्युत चुंबकीय बलों का सूत्र अलग आएगा, उसमें हम किसको भी जोड़ेंगे, चुंबकीय बल को भी जोड़ेंगे, है ना। तो वो हम 11 में पढ़ने वाले हैं जो डिटेल में, तो आप 12th में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो आप वहां पर इसको अभी 11 में इतना इसका टेंशन मत लीजिए कि क्या है, हम ऐसे है ना ऊपर ऊपर बात क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ जो सिर्फ इंट्रोडक्शन, इस सूत्र का बस हमको एक जगह उपयोग आएगा फिजिक्स में, इसलिए हमने ये सूत्र लिख लिया है जो, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर जो विद्युत बल हमारे पास कितना होगा, तो आवेशों के बीच में, तो जैसे आवेशों का जो मान होता है उसको हम Q1 Q2 से दर्शाते हैं। आवेशों का जो मान है उसे हम Q1 Q2 से, जैसे हमने इससे पहले ये सूत्र पढ़ा ना, द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं, M1 और M2 से। बिल्कुल ऐसा सूत्र जो M1 M2 ऐसा, है ना। तो इधर ऐसा सूत्र Q1 Q2 आवेशों का परिमाण, R उनके बीच की दूरी का वर्ग, K होगा नियतांक, जहां इस K का मान होगा 1/4 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम स्क्वायर। C मतलब ये कूलाम स्क्वायर के लिए दर्शा रहा है, ओके।
चलिए, तो ये सूत्र है ना। अब इसकी कुछ विशेषता देख ले, ये क्यों लगता है। तो ये जो ऐसे ज्ञात हुआ कि दोनों जो आवेश है, जो जैसे ये हमने कहा धन आवेश और ये ऋण आवेश, हमें पता है धन आवेश ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सजातीय हो तो प्रतिकर्षित करते हैं, है ना। ये धन, दोनों धन हुए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, और एक धन और एक ऋण हुआ तो क्या करेंगे, है ना, ये दोनों ऋण हुए तो तब भी प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर जो इसको हम कहते हैं, है ना, विद्युत बल इनके बीच में लगेगा। तो ये विद्युत बल क्यों लग रहा है, तो यहाँ ऐसा ज्ञात हुआ कि इन आवेशों के मध्य फोटोन कणों का जो है ना, फोटोन कणों का, ओके, फोटोन कण मतलब ऊर्जा के बंडल, ठीक है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों का आदान प्रदान होता है। मतलब छोटे, एक ऊर्जा निकलकर इससे तो कुछ ऊर्जा निकलकर इसमें जाएगी, इसमें आएगी, इस तरह से, है ना। यह जिसे हम गामा रेडिएशन, गामा कण भी बोल सकते होते हैं यहाँ पे। तो फोटोन कणों के कारण यहाँ इनका आदान प्रदान होगा इनके बीच में, तो उसके कारण यहाँ कौन सा बल बनता है, विद्युत चुंबकीय बल, है ना। तो विद्युत चुंबकीय बल में फोटोन कणों या गामा कणों का आदान प्रदान होता है, ओके, ये उसका कारण है, ठीक है। फिर इसकी भी कुछ विशेषता है, स्रोत, है ना। तो इसका स्रोत कौन है, ठीक है, जैसे हमने उसमें देखा है, कहाँ से उत्पन्न होता है, तो आवेशों से ही उत्पन्न होता है। तो स्रोत कौन है इसका, आवेश, है ना। और किनके बीच लगता है, तो ये आवेशों के मध्य ही लगता है, ओके। और है ना, चलो आवेश लिख दो बस। और कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी, अभी हमने देखा धनात्मक और ऋणात्मक। तो यहाँ पर प्रकृति में क्या लिख दोगे, आकर्षणात्मक तथा प्रतिकर्षणात्मक, ठीक है ना, दोनों तरह का होता है, आकर्षणात्मक और प्रतिकर्षणात्मक। और परास दूरस्थ बल है, तो ये भी दूरस्थ बल है, मतलब दो आवेशों के बीच की दूरी अनंत तक भी कर दे तो भी उनके बीच में क्या लगेगा, विद्युत चुंबकीय बल लगेगा, है ना। जैसे गुरुत्वीय बल भी लगता है अनंत तक, वैसे ही, है ना। और सापेक्षिक प्रबलता, किसके सापेक्ष, विद्युत बल के, अब हम गुरुत्वीय बल के सापेक्ष बता रहे हैं। तो गुरुत्वीय बल गुरुत्वाकर्षण बल की हमने एक माना है, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, ठीक है, कितना, 10 की घात 36 गुना प्रबल होता है, ठीक है, मतलब है ना, इतना जो 10 की घात 36 गुना प्रबल। मतलब अगर हमारा ऐसे मान लो, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन होगा, जैसे ये दो आवेश है, इन दो आवेशों के बीच में हमने गुरुत्वाकर्षण बोला 1 न्यूटन है, तो उस चुंबकीय बल कितना लग रहा होगा, है ना, विद्युत चुंबकीय बल कितना लग रहा होगा, तो हम कहेंगे 10 की घात 36 न्यूटन, इतना। मतलब बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा प्रबल है, किसकी तुलना में, गुरुत्वीय बल की तुलना में। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल सबसे, है ना, कैसा बल है जो कमजोर बल है प्रकृति में। 4 बल हमने पढ़े हैं, तो सबसे, है ना, दुर्बल कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, बहुत ही कम उसका मान होता है। फिर इसकी भी कुछ विशेषता देख लें, ये भी केंद्रीय बल है, ठीक है, ये ना केंद्रीय बल, ये भी सेम, जो कुछ विशेषता इनकी सेम रहेगी। आवेशों के केंद्र को पिंडों, है ना, क्या है, आवेशों के केंद्र से उत्पन्न होता है या केंद्र को मिलाने वाली लाइन के अनुदिश लगता है। ये भी संरक्षित बल है, ये भी निर्वात में कार्य करता है, लेकिन ये मार्ग पर माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर करता है मतलब क्या, कि जैसे हमने धन आवेश लिए, है ना, अब इन धन आवेश को हमने वायु में रखा, तो इनके बीच में एक बल आया, मतलब 10 न्यूटन आया, है ना। अब हमने इन दोनों आवेशों को कहां पर रखा, जल में, पानी में रख दिया, ओके। अब हमने बल निकाला, दूरी उतनी ही रखी, उनके बीच की मान उतनी ही रखी, Q1 Q2 दूरी उतनी ही रखी, ठीक है। और फिर हमने बल की गणना की, तो बल 10 न्यूटन नहीं आएगा। जैसे
हमने उन पे पानी डाल दिया यहाँ रखे हुए ऐसे, तो यहाँ 10 न्यूटन नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 10 न्यूटन से कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, वो 80, 1/80 गुना कम हो जाएगा। वो आप 12 में समझोगे सब। तो क्या समझे हमको, यहाँ एक उदाहरण से समझो कि यहाँ वायु में जैसे बल अलग आएगा, हमने जल रख दिया, इनके बीच में हमने मान लो कांच ला के रख दिया इन दोनों आवेशों के बीच में, या पेपर रख दिया, तो बल का मान घट जाएगा। तो ये किस पे निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। ओके, तो ये रहेगा जो हमारा गुरुत्व है ना। और उदाहरण दे दो इसका एक, कहाँ उदाहरण दे सकते हो जो हम विद्युत चुंबकीय बल का, है ना, जैसे परमाणु में, है ना, परमाणु के भीतर, है ना, प्रोटॉन, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन व, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला बल, है ना। जैसे पता है जो ये हमारा परमाणु है, परमाणु में नाभिक होता है बीच में, नाभिक में यहाँ बीच में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, है ना। इस तरह से नाभिक है, नाभिक में यहाँ प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉनों पे धनावेश होता है ना। और इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं, अपनी कक्षाओं में। तो इलेक्ट्रॉन जो अपनी कक्षाओं में क्यों घूमते हैं, उनको कौन बल बांधे रखता है, ये प्रोटॉनों का विद्युत चुंबकीय बल उनको बांधे रखता है, इसलिए वो परमाणु में घूमते रहते हैं, जो परमाणु से बाहर नहीं निकल पाते, ऐसा, है ना। तो ये उसका उदाहरण है। मतलब परमाणु संरचना में इंपॉर्टेंट है किसका, परमाणु संरचना में इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इसका परमाणु संरचना के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है, ये बल, ठीक, ये उसका एक इंपॉर्टेंस भी हमने बताया। ओके ना। तो चलिए, ये रहा तो हमारे पास विद्युत चुंबकीय बल और उसकी कुछ विशेषता है। चलिए नोट कर लेते हैं। चलिए बच्चों, है ना, अब हम देखते हैं तो अगला बल प्रबल नाभिकीय बल, है ना। तो प्रबल नाभिकीय बल जो कहाँ लगता है, आप जैसे सोचो, जब भी हमने यहाँ पर पढ़ा विद्युत चुंबकीय बल, जैसे, है ना, प्रोटॉन हो, तो इनके बीच में क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगेगा, है ना। मतलब दो प्रोटॉन क्या होते हैं, जो प्रतिकर्षण करते हैं एक दूसरे को, ये, है ना। लेकिन अभी हम जो अगर नाभिक की संरचना पर ध्यान दें, है ना, आपने पढ़ा है, हमने परमाणु की संरचना पढ़ी, जो परमाणु में नाभिक होता है, और नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। तो आपने सोचा जो कभी यहाँ पर ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इनको कौन बांधे रखता है, क्या होना चाहिए था कि जो दो प्रोटॉन है उनके बीच में तो कौन सा बल लगना चाहिए था, प्रतिकर्षण बल। अभी हमने पढ़ा है विद्युत चुंबकीय बल, है ना। लेकिन हमको यहाँ समझ में आया जो कि नाभिक जो है, नाभिक तो बंधा हुआ है, नाभिक बना हुआ है, अगर वहां पर प्रतिकर्षण बल ही लग रहा होता तो दो प्रोटॉन कभी भी पास में नहीं आ पाते, नाभिक नहीं बन पाता, और ना ही पदार्थ बन पाता, ना ही ब्रह्मांड की संरचना में जो ब्रह्मांड का अस्तित्व रहता। मतलब हमको यहाँ पर क्या बात समझ में आई कि जो नाभिक है, नाभिक में जरूर अगर दो प्रोटॉन एक दूसरे के समीप में है, अत्यंत समीप है, और उनके बीच में प्रतिकर्षण नहीं लग रहा है, तो फिर डेफिनेटली जो उनके बीच में कोई अन्य बल लग रहा होगा जो उनको एक साथ बांधे रख रहा है, उनको बीच में आकर्षण बल लगा के रख रहा है ना। तो फिर हमको यहाँ एक अन्य बल की जो ज्ञान हुआ यहाँ पर कि प्रकृति में एक और बल होगा जो प्रोटॉन को एक साथ क्या कर रहा है, बांधे रख रहा है। जब नाभिक की संरचना का अध्ययन किया गया कि नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, धनावेश होता है प्रोटॉनों पर, और वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो फिर बात ये आई कि अगर वो जुड़े हुए हैं तो फिर ये विद्युत चुंबकीय बल कहाँ गया, है ना। तो उसके अलावा, उसके आधार पे वो तो एक दूसरे से दूर हो जानी चाहिए, लेकिन वो एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे हैं, प्रोटॉन नाभिक के अंदर ही बंधे हुए हैं। तो फिर इससे ये बात समझ में आई कि यहाँ एक अन्य बल भी है। तो वो बल कौन सा बल है, जो प्रबल नाभिकीय बल। तो प्रबल नाभिकीय बल मतलब जो कहाँ पर लगता है, नाभिक के भीतर उपस्थित न्यूक्लियानो मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य लगने वाला बल है,
ठीक है, जो परस्पर न्यूक्लियनों को बांधे रखता है उसे हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं, जो है ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। जो वास्तव में जो वहां पर उनके बीच में देखना, यहाँ जो नाभिक है ना, नाभिक में 2 प्रोटॉन हैं, ठीक है। तो इन प्रोटॉनों के मध्य दोनों प्रकार के बल लग रहे होते हैं। इनके मध्य यहाँ पर प्रतिकर्षण भी लगेगा, मतलब विद्युत चुंबकीय बल भी लगता है, और उनके बीच में एक नया बल जो प्रबल नाभिकीय बल भी लगता है। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या करेगा, आकर्षणात्मक होता है ना, और ये जो है ना, ये प्रतिकर्षणात्मक होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रबल नाभिकीय बल है उसका मान बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी तुलना में विद्युत चुंबकीय बल नगण्य हो जाता है। तो इस तरह से ये नाभिकों को अंदर न्यूक्लियनों को बांधे रखने में सहायक होता है। और इसी के कारण में जो जब नाभिक के अंदर है ना क्या होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे, फिर नाभिक बनेगा, नाभिक बनेगा तो परमाणु बनेगा, परमाणु बनेगा तो फिर पदार्थ अणु बनेगा, फिर पदार्थ बनेगा, फिर इस तरह से पूरे ब्रह्मांड की संरचना होगी, है ना। तो ये क्या समझ में आया हमको, नाभिक के भीतर न्यूक्लियनों के बीच में लगने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल, सिंपल याद रखो, न्यूक्लियनों के बीच में लगता है जो। और क्यों लगता है, कारण हमने बताया, जो न्यूक्लियन है जो ऐसे, अभी ध्यान रखना जो, अभी आप कितने कणों के बारे में जानते हैं ऐसे, जैसे हम एक परमाणु की बात करें तो परमाणु के अंदर हमको सिर्फ 3 कणों का ज्ञान है अभी, है ना, इस स्तर पे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, आपके बारे में जो है ना, हम अभी इतने कणों के बारे में जानते हैं। लेकिन वास्तव में जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे है ना, यहाँ ऐसे और ऐसे बहुत सारे कण होते हैं जो, मतलब प्रोटॉन के अंदर भी कण होते हैं जो, मतलब प्रोटॉन किससे मिलके बना होता है, क्वार्क से, है ना, इसके अंदर और क्वार्क होते हैं, फिर उन क्वार्क के बीच में बल लगता है ना, ऐसे वो बहुत डिटेल वाली बात हो जाएगी जो। तो इस तरह से क्वार्क होंगे, क्वार्क के बीच में, है ना, तो और जो हमारा न्यूट्रॉन है ये भी किससे मिलके बना होता है जो, क्वार्क से। क्वार्क हमारे 6 तरह के होते हैं जो, 6 क्वार्क होते हैं, है ना, अप डाउन स्ट्रेंज, ठीक है, टॉप बॉटम 4 ऐसे। तो ये क्वार्क जो है ना, ये हमारा प्रोटॉन 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से बना होता है, और ये 2 डाउन, ठीक है, और 1 इससे, मतलब अभी आप यहाँ कंफ्यूज मत हो जो, क्वार्क में जाने तो ये हम हटा देते हैं यहाँ पे ना। तो यहाँ जो क्वार्क से बना होता है, मतलब और ऐसे याद रखो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनके अंदर और अन्य कण होते हैं, तो उसी तरह का एक हमारा कण होता है मेसॉन, जिसे हम क्या कहते हैं तो एलिमेंट्री, है ना, मूल कण कहते हैं। तो इस तरह से प्रोटॉन के अंदर और अन्य और कण रहेंगे, तो उसी तरह का एक कण है पाई, मेसॉन, है ना, मेसॉन। तो उस मेसॉन के एक्सचेंज के द्वारा, जैसे ये 2 प्रोटॉन हैं, है ना, तो इन प्रोटॉन के बीच में किसका एक्सचेंज होता है, पाई मेसॉन का। ये पाई कण इधर उधर एक दूसरे से घूमते रहते हैं उनके बीच में, तो वो उनके कारण वो एक दूसरे को बांधे हुए रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं किसके आदान प्रदान से, पाई मेसॉन से, है ना। अभी आप सिर्फ ध्यान रखिए, पे ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जाएंगे हम, क्योंकि फिर वो क्वार्क बहुत एटॉमिक लेवल पे क्वांटम स्टेट की बात हो जाएगी ना। चलिए, फिर स्रोत क्या है इसका, आवेश, ओके, किनके बीच में लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉनों के बीच में, मतलब न्यूक्लियनों के मध्य, ओके। फिर प्रकृति क्या है, सदैव आकर्षणात्मक। परास, तो परास जो बहुत ही कम है, मतलब सिर्फ किसके बीच में ही लगता है, नाभिक के अंदर उपस्थित होने वाले प्रोटॉनों के बीच में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बीच में, है ना, इन सभी को, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, ऐसे इनके सब के बीच में लगेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा, है ना, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, सबके बीच में। तो ये सिर्फ कितनी दूरी तक लगता है तो 10 की घात -15 मीटर, 10 की घात -15 मीटर, मतलब जो एक प्रोटॉन की व्यास की त्रिज्या के बराबर, जो एक प्रोटॉन की त्रिज्या हमारी व्यास ही जो हमारा इतना होता है ना। जैसे एक प्रोटॉन है, इसका व्यास हो गया 10 की घात -15 मीटर, इसकी त्रिज्या, ओके। तो एक प्रोटॉन और इसके बाद में
दूसरा प्रोटॉन आएगा, एक प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन, बस इसके बीच में ही लगेगा। एक प्रोटॉन, दूसरा प्रोटॉन, और इसको छोड़कर अगर कोई तीसरा प्रोटॉन आ गया बाजू में, तो पहले वाले का बल किस तक भी नहीं पहुंच पाएगा, तीसरे प्रोटॉन तक भी नहीं पहुंच पाएगा। इतनी कम रेंज है ना, मतलब पहले ने किस पे बल लगा दिया, दूसरे पर। अब पहला वाला किस पर नहीं लगा पाएगा, तीसरे पर, क्योंकि वो उसकी दूरी से, रेंज से बाहर हो गया, बहुत ही कम रेंज पे रहेगा, है ना। तो कितने इससे रहेगा, 10 की घात माइनस 15 मीटर की, मतलब नाभिक के अंदर अंदर ही लगता है। तो नाभिक का आकार होता है 10 की घात माइनस 14 मीटर, तो उसके अंदर ही अंदर इतनी सी सीमा में ही लगेगा। जैसे नाभिक के बाहर आए तो उस बल की प्रकृति खत्म हो जाती है, तो वो बल कार्य नहीं करता है ना। तो कितनी देर, कहां तक ही लगेगा, दो है ना, प्रोटॉनों के, न्यूक्लियनों के बीच की दूरी अगर किससे ज्यादा हो जाए, जैसे ये प्रोटॉन प्रोटॉन है, तो प्रोटॉनों के बीच में दूरी जो है वो 10 की घात माइनस 15 मीटर से कम है ना। तो उनके बीच में ये बल लगेगा। और अगर दो प्रोटॉन हैं, उनके बीच की दूरी इससे अधिक होगी, है ना, इससे अधिक होगी, 10 की घात माइनस 15 मीटर के अधिक, तो फिर यहाँ ये बल नहीं लगेगा, है ना, ये बल 0 हो जाएगा, और यहाँ ये बल लगेगा। इतनी सी कम दूरी के बीच में ही लगता है। तो ये लघु परास बल है, जो शॉर्ट रेंज फोर्स है। ओके, और इसकी प्रबलता अगर हम देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कितना है, 10 की घात 38 गुना, है ना। और विद्युत बल की तुलना में कहे तो, है ना, विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में, विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वीय बल की तुलना में कितना होता है, 10 की घात 36, और ये 10 की घात 38। तो विद्युत चुंबकीय बल से कितना गुना ज्यादा है ये, 10 की घात, है ना, यहाँ लिख देते हैं, विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में 10 की घात, है ना, 2 गुना प्रबल। ठीक है, मतलब सबसे प्रबल यही बल है। ओके, गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 38 और विद्युत चुंबकीय बल से 10 की घात 2 गुना प्रबल। ठीक है ना, तो ये रहा बेटा। और इसकी कुछ विशेषता, ये संरक्षी बल नहीं है, केंद्रीय बल भी नहीं है ना, न्यूक्लियनों के आवेश पर निर्भर नहीं करता, न्यूक्लियनों के आवेश पर निर्भर नहीं करता। जैसे हमने यहाँ जो विद्युत चुंबकीय बल पढ़ा है, तो विद्युत चुंबकीय बल में मान लो ये पहला आवेश है Q1 Q2, है ना, और इनके बीच की दूरी R है। ओके, तो अगर हमने यहाँ इनके बीच में विद्युत चुंबकीय बल निकाला तो इसका सूत्र होता है K बराबर Q1 Q2 अपॉन R इसके। ओके, तो अगर इनके आवेशों के मान बढ़ेंगे तो बल बढ़ेगा घटेगा ऐसा होगा। लेकिन यहाँ ये जो बल है ना, ये प्रोटॉन पर जो आवेश है और न्यूट्रॉन पर जो आवेश है, न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश है ही नहीं, है ना, न्यूट्रॉन पर आवेश ही नहीं है, 0 है। तो ये आवेश पे निर्भर ही नहीं करता। अगर आवेश पे निर्भर करता तो फिर किसके बीच में नहीं लग पाता, क्योंकि आवेश इस पे तो आवेश ही नहीं, तो फिर इनके बीच में बल नहीं लगता। लेकिन ये भी बंधे हुए हैं आकर्षण बल से, तो फिर ये क्यों बंधे हुए हैं, प्रबल नाभिकीय बल से, और प्रबल नाभिकीय बल आवेश पे निर्भर नहीं करता है, जो इसलिए न्यूट्रॉनों के बीच में भी कार्य करता है ना। फिर नाभिक की संरचना में, अगला उसका उदाहरण हमने लिख दिया, नाभिक की संरचना में महत्वपूर्ण, मतलब अगर ये बल नहीं होता तो नाभिक नहीं बन पाता, जो है ना। आप खुद ही सोचो कि परमाणु कैसे बनता है ना, पहले नाभिक बनेगा, ठीक है, नाभिक, फिर नाभिक के बाद नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो फिर क्या बनेगा, परमाणु, फिर परमाणु एक दूसरे से मिलेंगे तो फिर क्या बनेगा, अणु बनेगा, फिर अणु से क्या बनेगा, तो पदार्थ बनेगा, ऐसा है ना। लेकिन अगर सोचो कि नाभिक नहीं बनता तो क्या होता, नाभिक ही नहीं बन पाता तो पदार्थ ही नहीं बन पाता। तो नाभिक किससे मिलके बना है, प्रोटॉन प्रोटॉन से। अगर ये प्रोटॉन प्रोटॉन अगर एक दूसरे के पास में नहीं आ पाते, हमेशा प्रतिकर्षित करते, तो ये एक दूसरे के पास नहीं आ पाते, नाभिक नहीं बन पाता, पदार्थ नहीं बन पाता। तो इसलिए नाभिक की संरचना में इसका इंपॉर्टेंस रोल है। जो नाभिक स्टेबल क्यों रहेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे से बंधे हुए क्यों रहेंगे, आकर्षित, है ना, संतुलित क्यों रहेंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन, क्योंकि उनके बीच में ये बल लगता है। इसलिए नाभिक की संरचना में महत्वपूर्ण बल है, जो है ना। चलिए इतना नोट कीजिए।
ये बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पर अगला है हमारा दुर्बल नाभिकीय बल, है ना। तो दुर्बल नाभिकीय बल जो, ठीक है, कहाँ लगता है ना, बीटा डीके, बीटा क्षय के दौरान उत्पन्न होने वाले मौलिक कण, जैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों के मध्य लगता है, न्यूट्रिनो के मध्य लगता है ना। अब थोड़ा सा बच्चों शॉर्ट में समझ लें बीटा डीके, है ना। वैसे हम ये 12th में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, ये केमिस्ट्री में आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ोगे तो 11 में। तो बीटा डीके बच्चों कब होता है ना, तो जब किसी नाभिक में, जैसे बच्चों हमको पता है, अभी हम क्या पढ़ते आए हैं, अभी तक आपने क्या घटना सुनी होगी कि जो नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, है ना। तो नाभिक में बच्चों न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या अगर बराबर हो, है ना, इनकी संख्या बराबर हो, तो न्यूट्रॉन हमारा कैसा रहता है, जो नाभिक है वो हमारा कैसा रहता है, स्थायी रूप में रहता है। नाभिक क्या कहलाता है, स्थायी कहलाता है। मतलब उसके बीच में वो, उसके अंदर कोई क्रिया नहीं होगी, मतलब ना तो वो उससे ऊर्जा निकलेगी, ऐसे सब। ओके, अब अगर किसी परमाणु नाभिक में या तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा हो सकती है या तो प्रोटॉन की, तो जब न्यूट्रॉन की संख्या अधिक हो जाए, है ना, किसकी, न्यूट्रॉन अधिक हो जाए किससे, प्रोटॉन से, तब क्या होता है, तब बीटा क्षय होता है। बीटा क्षय होता है मतलब न्यूट्रॉन अपने अंदर से दो कणों को निकाल कर किसमें बदल जाता है, प्रोटॉन में। जैसे उदाहरण के लिए समझो, जो हम एक कोई एलिमेंट ले लेते हैं, है ना, समझने के लिए एक उदाहरण, ये एक 7 और ये जो यहाँ पर हमने हो जाए ऐसे, मतलब उसमें 7 प्रोटॉन है ना, उसका परमाणु क्रमांक 7 है, उसका परमाणु भार है ना 16 है। ओके, है ना, मास नंबर, द्रव्यमान क्रमांक उसका 16 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कितने प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन है। क्यों, इसके अंदर क्या है, 7 प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने हैं, 7, और न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हुए, 16 में से माइनस कर तो 7 को, ये किसकी संख्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या, दोनों का योग है। तो इसमें से 7 को माइनस, ये प्रोटॉनों की संख्या है ना, तो माइनस कर तो कितने बचेंगे, 9 न्यूट्रॉन। मतलब हमारे पास ये एक तत्व है, इस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो फिर इसमें क्या होगा, बीटा क्षय होगा, ये बीटा क्षय करेगा। अब बीटा क्षय करने के लिए क्या करेगा कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन में से क्या बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। न्यूट्रॉन अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा और साथ में किसको बाहर निकालेगा, न्यूट्रिनो को। 2 कण बाहर निकलते हैं ना, इसका चिन्ह ऐसे आता है, न्यूट्रिनो। ओके, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, ये 2 कण बाहर आएंगे। ठीक है, अब यहां से न्यूट्रॉन इसमें बदल कर, है ना, क्या हो गया, न्यूट्रॉन ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। अब आप सोचोगे न्यूट्रॉन के अंदर कहां से इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये मुझे बहुत डिटेल वाली बात है। इसके अंदर सारे कण होते हैं, हम उसको 12th में आप डिटेल में पढ़ोगे, तो अभी समझ के चलो कि न्यूट्रॉन के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला, प्रोटॉन, है ना, और क्या निकल गया, न्यूट्रिनो। तो ये न्यूट्रॉन किस में बदल गया, प्रोटॉन में। तो इसमें से जो यहाँ 9 न्यूट्रॉन थे, 9 न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और किस में बदल जाएगा, प्रोटॉन में, है ना। तो प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन हो गए अब यहाँ, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन को, इसको निकाल कर अपने अंदर से किस में बदल गया, प्रोटॉन में। तब ये 7 प्रोटॉन और ये कितने प्रोटॉन हो गए, 8, है ना। अब यहाँ 9 न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी बची, 8। तो हमारा नाभिक क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो यहाँ नाभिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, अभी आप शब्द सुनते चलिए बच्चों, ज्यादा डिटेल उसमें घबराने वाली बात नहीं है, हम सब पढ़ने वाले हैं 12 में वो डिटेल में सारे काम। तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए बीटा क्षय होता है। तो बीटा क्षय में हमने यहाँ ध्यान दिया, 2 कण निकले हैं, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। तो ये जब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो निकलते हैं न्यूट्रॉन से, इसी को हम बीटा क्षय बोलते हैं, जो है ना। ठीक है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन का निकलना, है ना, एमिट होना, इसे बीटा क्षय बोला जाता है। तो बीटा क्षय निकलते समय, है ना, बीटा क्षय होते समय ये इस इलेक्ट्रॉन को बीटा कण भी बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है ना, इसे बीटा कण भी कहते हैं, इसलिए हम इसे बीटा क्षय बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो बीटा कण निकला है, क्या पाया गया अध्ययनों के दौरान कि
जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा परिवर्तित होते रहती है। तो ऊर्जा परिवर्तित होते रहती है, तो फिर अध्ययन में पता चला कि इसके ऊर्जा परिवर्तित होने का कारण क्या है। तो फिर वहां ऐसा निष्कर्ष निकाला गया कि ये जो न्यूट्रिनो है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। जो इनके बीच में बल का आदान प्रदान होता है, बल लगता है, उस बल के कारण इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बदलते रहती है। इसलिए मतलब इसी के आधार पर यहीं से किसकी खोज हुई थी, दुर्बल नाभिकीय बल की। कि दुर्बल नाभिकीय बल होता भी है, कैसे पता चला, यहीं से पता चला। जब बीटा क्षय हुआ तो वैज्ञानिकों ने पाया कि बीटा क्षय में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी ऊर्जा जो बदलते रह रही है ना। कभी किसकी ऊर्जा बढ़ जा रही है, बीटा कण की ऊर्जा बदल जा रही है, तो न्यूट्रिनो की ऊर्जा घट जा रही है। न्यूट्रिनो की बढ़ रही है तो किसकी बढ़ जा रही है, इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो फिर यहाँ से एक निष्कर्ष निकला उन्होंने कि इनके बीच में कोई ना कोई क्रिया हो रही है, इनके बीच में कोई ना कोई बल या ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है। तो इनके बीच में जो बल लग रहा है उसको क्या कह दिया गया, जो दुर्बल नाभिकीय बल। मतलब नाभिकीय कणों के बीच में ही लग रहा है वो, है ना। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर वाले कण सब नाभिकीय कण ही कहलाएंगे। तो नाभिकीय कणों के बीच में ही लग रहा है ना। मौलिक कण है जो, है ना। तो इनके बीच में जो यहाँ आकर्षण बल लगेगा उसे बोला जाता है दुर्बल नाभिकीय बल। ओके, तो वही हमने लिखा है, बीटा क्षय के दौरान उत्पन्न होने वाले मौलिक कणों, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रिनो के मध्य लगने वाला आकर्षण बल दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। और इसका कारण क्या है, बोसॉन का एक्सचेंज होना। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो है इनके बीच में बोसॉन का आदान प्रदान होता है, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में, है ना। ये बोसॉन का, अब ये बोसॉन का क्या है, ये सब आप मत सोचो इतना, है ना। तो इनके बीच में जो बोसॉन कणों का आदान प्रदान के कारण बल उत्पन्न होता है। फिर कहाँ लगता है स्रोत, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के मध्य लगता है ना। किनके बीच में लगता है, मतलब स्रोत भी वही है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो ही उत्पन्न करते हैं इसे, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को मध्य ही लगता है। सदैव आकर्षण मात्रक रहेगा, लघु परास रहेगा। लघु परास मतलब कि 10⁻⁻16 मीटर। मतलब नाभिक के अंदर से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थोड़े बाहर निकल जाएंगे तब तक उनके बीच में ये बल लगता रहेगा, 10⁻16 मीटर, है ना। और ये भी नाम समझना, नाम क्या है इसका, दुर्बल नाभिकीय बल। तो हमने 4 बल पढ़े, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रबल नाभिकीय, दुर्बल नाभिकीय। तो आप ऐसे मत सोचना कि दुनिया मतलब पृथ्वी पे ये ब्रह्मांड में सबसे दुर्बल यही होगा। इसका नाम दुर्बल है लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में प्रबल है। सबसे दुर्बल बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में ये 10⁻25 गुना प्रबल होता है। ओके, ये नाम पर मत जाना उसके कि दुर्बल नाभिकीय, मतलब वो प्रबल नाभिक के अंदर वाले कणों पे लगता है, इसलिए नाभिकीय बल नाम दिया गया। और नाभिकीय बल है लेकिन थोड़ा सा कम है, इसलिए उसको दुर्बल नाभिकीय बोल जाएगा, है ना। 2 नाभिकीय है, प्रबल और दुर्बल, है ना। चलिए, फिर उसकी विशेषता है संरक्षी बल नहीं है, केंद्रीय बल नहीं है, न्यूक्लियनों के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। मतलब ये भी जो इस पर बोल सकते हो आप, है ना, इलेक्ट्रॉन और ये ऐसा लिख दो, आवेश पर निर्भर नहीं करता है। और नाभिक के स्थायित्व में महत्वपूर्ण है। बात वही है कि स्थायित्व प्राप्त करने के लिए बीटा क्षय होता है, अल्फा क्षय होता है, ये सारे चारे। तो ये उसकी कुछ उदाहरण है ना। तो ये रहेगा जो हमारा, ठीक है, बल और उसकी कुछ व्याख्या है जो। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसे, है ना। इसे हम ओके नोट कीजिए। चलिए जो अभी अपने बल पढ़े हैं, जो उन बलों को हम एक नजर में समझने के लिए हमने यहाँ तुलनात्मक रूप से उसको इस तरह से एक कॉलम में दर्शाया है, टेबल में ना, मतलब उनका कंपैरिजन देखने के लिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, ठीक है, उनके हम वही मतलब पूरा जो हम समरी अभी हमने उधर पढ़ी है अलग अलग करके, वो पूरी एक ही जगह आ जाएगी ना। तो जैसे स्रोत कौन है ना, गुरुत्वाकर्षण बल किससे, द्रव्यमान से। विद्युत बल का स्रोत कौन, आवेश रहेगा। प्रबल नाभिकीय बल भी किसके कारण उत्पन्न होगा, आवेशों के वृत्त में, है ना। और दुर्बल नाभिकीय बल इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, आवेश बोल सकते हैं इसको भी, ठीक है। और किन के मध्य लगता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान कणों के बीच में या पिंडों के बीच में लगता है ना। सदैव आकर्षण, प्रकृति क्या है उसकी, सदैव आकर्षणात्मक। परास क्या है,
है ना, दीर्घ परास बल है अनंत तक लगता है, और सापेक्षिक प्रबलता हम बता रहे हैं तो एक, मतलब इसकी तुलना में हम सबकी प्रबलता बताएंगे, है ना। फिर विद्युत चुंबकीय बल का स्रोत आवेश है, किनके बीच लगता है, आवेशित कणों के बीच में लगता है। प्रकृति क्या है, आकर्षण और प्रतिकर्षण, ये भी दीर्घ परास बल है, अनंत तक कार्यरत रहता है, और ये गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 की घात 36 गुना प्रबल है ना। फिर प्रबल नाभिकीय बल है ना, उसका स्रोत कौन है, आवेश है। फिर किनके मध्य लगता है, न्यूक्लियनों के बीच में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के मध्य। सदैव कैसा रहेगा, आकर्षणात्मक रहेगा ये बल। लघु परास बल है, मतलब आवेशों के बीच की दूरी 10 की घात -15 मीटर तक लगता है ना, और गुरुत्वीय बल की तुलना में 10 की घात 38 गुना वो प्रबल है, ठीक है। फिर दुर्बल नाभिकीय बल कहाँ लगेगा, किनसे उत्पन्न होगा, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के द्वारा उत्पन्न होगा, और उन्हीं के बीच में लगेगा, है ना। फिर आकर्षणात्मक होगा, लघु परास होगा, ये भी 10 की घात -16 मीटर तक, ठीक है। और गुरुत्वीय बल की तुलना में 10 की घात 25 गुना प्रबल। मतलब ध्यान रखना पे यहाँ दुर्बल नाभिकीय बल नाम दुर्बल है, लेकिन ऐसा मत समझना कि सबसे दुर्बल बल यही होगा। ये गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 25 गुना प्रबल है, मतलब सबसे वीक फोर्स कौन है नेचर में, ये गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। तो ये रहा उनकी तुलना, है ना। मतलब जो हमने अभी अलग अलग बिंदुवत समझा है सभी को, उसको हमने एक टेबल के फॉर्म में देख लिया। चलिए नोट कर लीजिए।